नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, चूँकि आपकी परीक्षा में एक-एक नंबर आपके लिए क्या है जी, महत्वपूर्ण है और अच्छे खासे प्रश्न इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है पहला कि बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए है कृषि की, ऑप्शन बी है खनिज की, ऑप्शन सी है उद्योग की या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार में कृषि की प्रधानता है। बिहार के लोग जो हैं अत्यधिक खेती किया करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी विनिर्माण क्षेत्र और ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए ना, तो वह सेवा क्षेत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950 या ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और आगे चल कर के इस योजना आयोग को भंग करके एक नया आयोग आया जिसको हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो भैया, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसे जी? कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं जी? औद्योगिक क्षेत्र को। और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को। इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में? नहीं भैया। रूस में? नहीं। लेकिन भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए, 8 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है क्या राजकीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पे, या फिर ऑप्शन सी में प्रति व्यक्ति आय दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ऑप्शन सी में राष्ट्रीय आय। क्या लिख लीजिए? राष्ट्रीय आय। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है ना, वह प्रति व्यक्ति आय है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित कहीं आए तो आप लोग किसको टिक कीजिएगा जी भैया? भारत को। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? देखिए, अलग अलग प्रकार से देश हैं, जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो विकसित हो चुके हैं, हर तह पे अमीर हैं। विकासशील देश जिनका विकास अभी हो रहा है, यानी दिन प्रतिदिन उनकी वृद्धि हो रही है। और अविकसित देश जिनका विकास रुक सा गया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, अमेरिका, इनमें सबसे विकसित अर्थव्यवस्था जो है वह अमेरिका है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से
किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो जो भैया गरीब है उसे क्या बोलेंगे? पिछड़ा राज्य। क्या पंजाब गरीब है जी? नहीं। केरल गरीब है? नहीं। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या यह गरीब है? नहीं। लेकिन बिहार क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर, क्योंकि बिहार राज्य क्या है जी? गरीब है, और इसके गरीबी के कारण ही हम इसे क्या बोलते हैं? पिछड़ा राज्य बोलते हैं। ठीक है, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा जी? बिहार हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है भैया? देखिए, आप लोग पशुपालन कीजिए, मछली पालन कीजिए, ये सभी कृषि ही कहलाता है, खेती ही कहलाता है, या अनाज का उत्पादन कीजिए, सब खेती कृषि कहलाता है। और कृषि वाला जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से क्या है? संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें द्वितीयक क्षेत्र का, जितने भी लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उद्योग वाले भी जितने कार्य हैं वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बैंकिंग वाले जितने भी कार्य यानी सेवा वाले जितने भी कार्य हैं वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? साथियों, हम सब जितना प्रश्न पढ़ रहे हैं वह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आप एक भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिएगा, आप सभी प्रश्नों को याद अवश्य कर लीजिएगा। तो सेवा क्षेत्र को तो हम लोग तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, तो बचा उद्योग, और उद्योग क्षेत्र को ही हम लोग द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? वैसे तो जितने भी पंचवर्षीय योजना आपकी किताब में लिखित हैं आप उन सभी को याद अवश्य कर लीजिएगा। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है क्या 1950 से 55 में स्टार्ट हुई थी, 1951 से 56 तक, 1947 से 52 तक, या 1952 से 57 तक? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वह 1951 से 1956 तक है। 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 सितंबर 1952, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952, या 6 अप्रैल 1953? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वह 6 अगस्त 1952 को किया गया था, और राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री क्या होते हैं जी? मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? क्या 2 सूचक हैं, 3 सूचक हैं, 4 सूचक हैं, या 5 सूचक हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? क्या 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, 150 दिनों की, 200 दिनों की, या 50 दिनों की? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है ना वह ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था है? समाजवादी है जी? ना भैया। पूंजीवादी? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था सही उत्तर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? विकासशील देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश, या अविकसित देश? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना यानी वह अमीर होगा, अगर वह अमीर है तो वह कौन सा देश कहलाएगा बड़े भैया? विकसित देश कहलाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार है, किसी व्यक्ति या निजी, तो वह क्या हो जाएगा जी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए 23 नंबर प्रश्न, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह? ना भैया। मोरारजी देसाई? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं तो नहीं ये होगा, तो महात्मा गांधी जी को काहे हम लोग छोड़ दें? इन्हीं के वजह से तो हमारा देश है। तो नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत के नाम
के साथ जो है वह महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोग जानते हो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न, मानव पूंजी की प्रमुख घटक कौन सी है? ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सभी? बताइए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? आपकी पूंजी क्या है? आपका ज्ञान है, आपका कौशल है और आपका क्या है जी? अनुभव है। ठीक है, तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी। साथियों, आपको एक बात बताएं, वैसे तो जितने भी विकसित देश हैं वो अपने यहाँ उद्योग कंपनियां लगा करके क्या बन गए जी? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण बन गए। लेकिन जितने भी विकासशील देश हैं ना, वह सभी मुख्य रूप से किस पे डिपेंडेंट हैं? कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से या आर्थिक विकास से? तो ब्रंटलैंड जो आयोग है ना, वह किससे संबंधित है जी? ब्रंटलैंड आयोग जो है वह सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है जी? सर्वाधिक है। 28 नंबर, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताए थे कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बनबे किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी और पंडित नेहरू भी और राजीव गांधी भी। लेकिन पहले जो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू या राजीव गांधी? तो प्रथम जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जारी हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो साथियों, आप सभी एक बात तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि हरित क्रांति जो है ना वह कृषि से संबंधित है। किससे जी? कृषि से। यानी कि आवश्यकता से अत्यधिक यानी आवश्यकता अनुसार भी हम लोग खेतों में खादों का, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके हम लोग फसल को बढ़ा लिए थे, यानी कि अनाज के उत्पादन को बढ़ा लिए थे। तो यह कृषि से संबंधित है और कृषि से प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो अभी हम आपको बताए हैं, क्या नीति आयोग बना है, वित्त आयोग बना है, राज्य वित्त आयोग बना है या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग बना है। कौन सा आयोग बना है बड़े भैया? नीति आयोग बना है। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अभी कौन हुए? अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वही हुए। 32 नंबर, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 10, 7। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? क्या वह अविकसित देश कहलाता है, अविकसित कहलाता या अर्धविकसित कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह विकसित देश कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो जो छिपी बेरोजगारी है ना वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मौसम के अनुकूल, यानी कि आज मौसम है खेत की रोपाई करने का तो आज मजदूरों को काम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 35 नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल किस
किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ पर, उत्पादन कुशलता पर या आर्थिक स्वतंत्रता पर? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है वह किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों, हमने इस वीडियो में कुल 35 प्रश्नों को शामिल किया था, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएंगे। यानी कि आप इन 35 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 से परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं हैं। साथियों, एक आपसे निवेदन था कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। यानी समय समय पर रिवीजन भी क्या है जी, ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे आपकी परीक्षा तक। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।